नमस्कार। स्वागत है आपका T1B स्टडी चैनल पर। आज हम लोग इस सीरीज का चौथा पार्ट करेंगे। तपस्या नामक सीरीज कंटिन्यूअस चल रही है और हम लोग इसको कंटिन्यूअस करने वाले हैं। ठीक, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल, सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो जो है वह सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल है। मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का बृहद स्थल है। ठीक, अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता से प्राप्त विशाल इमारत, सिंधु सभ्यता से प्राप्त विशाल इमारत। कहीं कहीं आपको यह इस इमारत का नाम अन्नागार देखने को मिलता है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। ठीक, कहीं कहीं इसका नाम मोहनजोदड़ो से प्राप्त विशाल स्नानागार मिलता है। ठीक है, तो ये दो तरह के क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। कहीं कहीं ये विशाल अन्नागार, कहीं कहीं स्नानागार। ठीक, तो ऑप्शन में जिस तरह दिया रहेगा, ठीक है, क्वेश्चन के ऑप्शन में जैसे दिया रहेगा उसी प्रकार आपको इसको हल करना है। अगर अन्नागार दिया रहेगा तो अन्नागार होगा, स्नानागार दिया रहेगा तो स्नानागार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला। ओके, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। कब की थी? 1922 ईस्वी में की थी। कब? 1922 ईस्वी में की थी। ओके, राखालदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लारकाना जिले में स्थित है। और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे। यह भी कई बार पूछा गया है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अब नेक्स्ट है नर्तकी की कांस्य मूर्ति। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहां से मिली? तो जो नर्तकी की कांस्य मूर्ति है वह आपकी मोहनजोदड़ो से, ठीक, मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला क्वेश्चन है भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल। भारत में जो हड़प्पा का बृहद स्थल मतलब सबसे बड़ा स्थल मिला है वह क्या है? वह है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी भारत में स्थित है। भारत के किस राज्य में? तो भारत के हरियाणा राज्य के हिसार जिले में। ठीक, हरियाणा राज्य के हिसार जिले में स्थित है। कौन सा स्थल? सबसे बड़ा भारत का स्थल राखीगढ़ी। ठीक, और यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो घग्गर नदी के किनारे स्थित है। किस नदी? घग्गर नदी। यह भी क्वेश्चन पूछा गया है कि किस नदी के किनारे स्थित है? घग्गर नदी। ओके, अब आगे क्या है? काली मिट्टी का निर्माण। तो काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वह बेसाल्ट चट्टानों से होता है। काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन है अवसादी शैलों का निर्माण। अवसादी शैलों का निर्माण शैलों के क्षरण से प्राप्त अवसादों के लगातार जमा होने से होता है। ठीक है, अवसादी शैलों का निर्माण। क्लियर? नेक्स्ट आपका है अवसादी चट्टान के उदाहरण क्या हैं? अवसादी चट्टानों के उदाहरण तो देख लेते हैं। जैसे चूना पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर हो गया, डोलोमाइट हो गया, कोयला हो गया और कांग्लोमरेट। ये सब जो हैं ये आपके अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। ठीक, नेक्स्ट आपका क्या है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट और डायोराइट। ये क्या हैं? ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। आग्नेय चट्टान के उदाहरण हैं। क्या क्या? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, पैग्माटाइट और डायोराइट। ठीक, नेक्स्ट आपका देखते हैं 1786 अधिनियम का संबंध किससे है? तो 1786 अधिनियम का जो संबंध है वह लॉर्ड कॉर्नवालिस से है। किससे? लॉर्ड कॉर्नवालिस से। क्लियर?
अगला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था तो किस संशोधन अधिनियम के द्वारा? संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा। संशोधन अधिनियम 1986 के द्वारा गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति नियुक्त किया गया था। क्लियर? आगे, बंगाल के गवर्नर जनरल को मद्रास, बंबई के पर्यवेक्षण का अधिकार कब दिया गया? कब दिया गया? 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को मद्रास, बंबई के पर्यवेक्षण का अधिकार, पर्यवेक्षण मतलब इसके साथ साथ उनका भी देखभाल का अधिकार इनका मिला। ठीक है, मतलब इनके अंडर ही उनका भी कार्य संपादित किया जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? किस एक्ट के द्वारा? तो 1793 के चार्टर एक्ट के द्वारा कंपनी के अधिकारों को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक, आगे नेक्स्ट है, संविधान सभा में सीटें आवंटित की गई तो संविधान सभा में प्रति 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि बनाया गया। ठीक है, प्रति 10 लाख पर्सन्स पर एक प्रतिनिधि की व्यवस्था की गई। ओके, अब संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या 15 थी। कितनी? 15 थी। ओके, अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में एससी एवं एसटी सदस्यों की संख्या, एसटी एवं एसटी सदस्यों की संख्या, तो एससी सदस्यों की संख्या 26 थी और एसटी सदस्यों की संख्या 33 थी। ठीक, आगे, गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया। गुरुत्वाकर्षण के नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो आप लोग ये जानते होंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है और इंपॉर्टेंट है। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया था। ठीक है, कैसे किया था वो आपने सुना होगा कि एक बार न्यूटन एक सेब के पेड़ के नीचे सोए हुए थे, तो एक सेब उनके ऊपर आके गिरा, तो उन्होंने सोचा कि यह सेब नीचे ही क्यों आ रहा है, ऊपर क्यों नहीं जा रहा है। तो यही सोच करके न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम को प्रतिपादित किया था। ठीक, आगे क्या है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक। ठीक, तो प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत के प्रतिपादक डार्विन को माना जाता है। ठीक है, अब प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रकृति किसी भी चीज को स्वयं चूज करती है। ठीक है, जैसे यदि कोई व्यक्ति आगे चलकर बहुत बड़ा सामाजिक और सांस्कृतिक ठीक व्यक्तित्व बनता है, तो उसके पीछे प्रकृति का हाथ होता है, यानी प्रकृति ही उस व्यक्ति को चुनती है इस कार्य के लिए और उस व्यक्ति से यह कार्य करवाती है। ठीक, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो यही क्या है आपका प्रकृति वर्ण का सिद्धांत है। किसने दिया था? डार्विन ने दिया था। ओके, नेक्स्ट आपका जड़त्व के नियम की खोज किसने की थी? तो जड़त्व के नियम की खोज गैलीलियो ने की थी। गैलीलियो कौन थे? यह इटली के वैज्ञानिक थे। ठीक है, और दूरबीन की खोज भी गैलीलियो ने ही की थी। कई लोग सोच रहे होंगे कि जड़त्व के नियम को तो प्रतिपादित किया था न्यूटन ने, तो आप लोग ये जान लीजिए कि जड़त्व के नियम की जो सबसे पहले खोज की थी वो गैलीलियो ने ही की थी, और बाद में इसकी विस्तृत खोज जो थी वह न्यूटन के द्वारा की गई थी। ठीक, अब आगे, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था थी? भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ठीक, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है? ठीक, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? तो जो निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रों का सह अस्तित्व होता है वही मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है ना। जैसे एक होता है समाजवाद, एक होता पूंजीवाद। ठीक है, समाजवाद में क्या होता है, उसका जो नियंत्रण करता है सरकार, उसका नियंत्रण करती है, और पूंजीवाद में निजी व्यक्तियों के हाथ में उसका नियंत्रण होता है। ठीक है, तो जब हम लोग दोनों का मिक्सअप कर देते हैं वही होती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक,
अब आगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो विश्व में वह देश जिसने सबसे पहले मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया था वह कौन सा देश था? फ्रांस था। ठीक, कौन सा देश? फ्रांस था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव किसने दिया था? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का सुझाव जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था। किसने दिया था? जॉन मेनार्ड कीन्स ने दिया था। लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर अपने परिणामों को सुरक्षित रखता है। तो कंप्यूटर जो है अपने संपूर्ण परिणामों को अपने मेमोरी में सुरक्षित रखता है। कहां सुरक्षित रखता है? मेमोरी में सुरक्षित रखता है। ठीक, ये हो गया आज का सेट नंबर 4 था आज, है ना। ठीक, धीरे धीरे एक एक सेट हम लोग करते चलेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।